धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, हम तो कफन बांध के निकले हैं और आप भी आ जाए तो बात बने। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले जिन आयोजक मंडल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को शुरू करने का प्रयास करती हूँ। जिन महापुरुषों महानायकों ने हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति संरक्षण वोट का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुष महानायकों को नमन करते हुए और सामने बैठे क्रांतिकारी साथियों को मेरा अभिनंदन है। सम्मानित मंच है, उपस्थित श्रोतागण है। साथियों, आप लोग का धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ, किसी भी व्यक्ति के सुनने की क्षमता एकाग्र होकर सुनने की क्षमता होती है वो मुश्किल से 1 से 2 मिनट होती है। आप सुबह 11 बजे से बैठ कर और शाम अभी 5 बजने को आप सुन रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक वंदन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। किसी शायर ने कहा कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। उन्हें कहा महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही गुरबद वही हाफिज वही हाकिम वही कातिल, न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा। आज़ादी के 74-75 साल के बाद भी आज वो हालात बने हुए हैं कि जिस देश में एक दिन में 99-93 बलात्कार होते रहे। मैं ये बातें आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रही हूँ, ये जो पर्चा है इस पर्चे में आपके 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 विषय दिए गए हैं। मैं उस विषय को बड़ी आसानी के साथ कम समय में रखने का प्रयास करना चाहती हूँ। साथियों, ये जो हम लोगों को सामाजिक स्तर पे न्याय व्यवस्था निर्माण करनी है, अगर उस बात को जानना और समझना है तो भारत की आधी आबादी को बिना साथ लेकर के आप कोई आज़ादी का आंदोलन नहीं चला सकते। आप कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। जो महिलाएं हैं ये देश की सृष्टि करता है, ये समाज की सृष्टि करता है, ये जननायिका है, ये महानायिका है। इससे सृष्टि का निर्माण होता है। अगर आप चाहे बिना इनको लेके आप सफल हो जाए तो किसी कीमत पे होने वाले नहीं है। पेरियार लाल यादव जी कहते हैं आजादी का मतलब समझाते हैं, आजादी का मतलब बताते हैं। आपके घर की जवान बेटी रात में 12 बजे अगर 2 किलोमीटर पैदल चली जाए और सुरक्षित वापस घर लौट के आए तो इसको आजादी कहते हैं। आज है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? आज जिस वीरांगना का हम शहादत दिवस मना रहे हैं, जिस महानायिका का हम शहादत दिवस मना रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई। मैं उन बातों को बता के आपका समय और अपना समय जाया नहीं करना चाहती। जो टॉपिक छूटा है मैं उसी पे आपको अपनी बात बताने का प्रयास करूँ। सबसे पहली बात, जिस महानायिका को, जिस वीरांगना की शहादत में हम आज जहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो वीरांगना को अगर किसी ने सामाजिक स्तर पर कैडर और ट्रेनिंग दिया, समाज के कारवां को आगे ले जाने का ज्ञान दिया, इस देश में हमारे लोगों को पढ़ाया जाता है, हमारे छोटे बच्चों से लेकर के PG और PhD तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस देश का इतिहास हिंदू मुसलमान के झगड़ों का इतिहास रहा है। ये बात आपको जानना और समझना होगा। इस देश का इतिहास हिंदू मुसलमान के झगड़ों का इतिहास नहीं रहा है, बल्कि इस देश का इतिहास 85-15 का रहा हुआ है। यानी इस देश में अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए क्या जाति व्यवस्था मुस्लिम ने बनाई, क्या महिलाओं को गुलाम मुस्लिम ने बनाया, क्या महिलाओं की दास्तां महिला मुस्लिम ने लिखी, क्या आदिवासियों का सेग्रीगेशन मुस्लिम ने लिखा, क्या जाति की क्रमिका समानता मुस्लिमों के अंदर नहीं की, तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको सही जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, वीरांगना फूलन देवी जी को अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले कैडर और ट्रेनिंग दी, एक मुस्लिम समाज के थे, उनका नाम था बाबा मुस्तकीम। अगर आप लोग मंच खाली करेंगे और बैठने का प्रयास करेंगे तो मैं मेरी बात को रखने के लिए एग्रेसिव हूँ, वरना अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बात को बंद कर दूँ। आपकी अनुमति का इंतजार करती हूँ 1 सेकंड तक। अगर आपकी अनुमति है तो मैं बात को रखती हूँ, वरना बात को खत्म कर देती हूँ। धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आपने ये अनुमति स्वतः से दी। साथियों, जिस जेल में वीरांगना फूलन देवी जी को रखा गया था, जिस जेल में वीरांगना फूलन देवी जी को रखा गया था, उस जेल की एक बहुत बड़ी घटना जो आप तक अभी नहीं पहुंची है, वो घटना आपको बता दें।
वीरांगना फूलन देवी जी की बिना अनुमति के उनका यूट्रस निकाल दिया, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। और कारण क्या बताया गया, उसका कारण क्या हो सकता है आपको समझना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि ताकि दोबारा कोई वीरांगना फूलन देवी पैदा ना हो। उसका कारण यह है, उनका यूट्रस इसलिए निकाला गया, उनका गर्भाशय इसलिए निकाला गया ताकि दोबारा कोई वीरांगना फूलन पैदा ना हो। आपको बताना चाहते हैं, एक तो वो लोग चाहते हैं कोई फूलन देवी पैदा ना हो, और आप लोग भी चाहते हैं वीरांगना फूलन देवी पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। करते नहीं यही काम। हम चाहते हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले पैदा होनी चाहिए, हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। हम चाहते हैं भगत सिंह, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार लाल यादव, कांसीराम साहब, ये सभी पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, बाजू वाले के घर में। क्योंकि हमारे लोग न्याय चाहते हैं और मुफ्त में, आज़ादी चाहते हैं, मुफ्त में मिलने वाली नहीं है। अगर आपको ये सब करना है तो आपको चैरिटी बिगिंस एट होम, परिवर्तन घर से शुरू करना पड़ेगा। मौसो तुमने कहा यू कैन मेक फुल समबडी फॉर सम टाइम, उन्हें कहा यू कैन मेक फुल समबडी फॉर सम टाइम, आप कुछ लोग को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। फिर कहा यू कैन मेक फुल एवरीबॉडी फॉर एवरी टाइम, आप सभी लोग को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं। फिर कहा बट लेकिन यू कैन नॉट मेक फुल एवरीबॉडी फॉर एवरी टाइम, आप सभी लोग को हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। अभी वो समय गया आप मूर्ख बनते थे। क्योंकि साथियों, अभी सामाजिक चेतना जो जगी है वो कैसे जगी है, वो बातें बताने का प्रयास करती हूँ। आज के सब्जेक्ट पे अपनी बात को रखने के लिए मैं इस मंच पे आई हूँ और आपसे उसी समय पे बात करूंगी जो आपके लायक है। इस देश में जिन ओबीसी के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को ये कहा गया ये ओबीसी केवल जागता हुआ शेर है, सॉरी सोता हुआ शेर है, जागने की देर है। लेकिन ओबीसी क्या करता है, जगता तो है, दोबारा फिर सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पहलू समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? सबसे बड़ी जो बात है वो होती है साथियों, एक होती है कालबाह्य, एक होती है काली संगत। कालबाह्य और काली संगत आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ये मेरे पास पेन है, जब तक इस पेन के अंदर स्याही है तब तक ये काली संगत है। जब ये पेन की स्याही खत्म हो गई, ये कालबाह्य हो गई, ये किसी काम की नहीं। वैसे वर्तमान में जो है, जो हमारे अंदर सामाजिक शिक्षा की बात आती है, सामाजिक चेतना की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, वो हमारे लोगों के बीच में समझ में नहीं आती है, हमारे लोगों के बीच में जागृति नहीं की जाती है। इस देश में साथियों साथियों इस देश में क्या था, केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट को 23 सितंबर 2021 के मसले पे केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि इस बार ओबीसी की हम गिनती नहीं कराएंगे, बैकवर्ड की गिनती नहीं कराएंगे। साथियों बैकवर्ड की गिनती नहीं कराएंगे और गिनती ना करने से कितना बड़ा नुकसान होता है वो बातें आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। हमारे घर में अगर 4 सदस्य हैं और अगर हमने 4 सदस्य का खाना इक्वलिटी में नहीं बनाया और एक सदस्य को खाना नहीं दिया तो इससे क्या होगा, घर में बहुत बड़ी कला होगी और बहुत बड़ी कला होने के बाद वो परिवार टूट सकता है। तो वर्तमान में भी वही काम किया जा रहा है जो ओबीसी की गिनती नहीं कराई जा रही है। इस देश में क्या होता है, इस देश में नदियों की गिनती होती है, इस देश में तालाबों की गिनती होती है, यहाँ तक कि इस देश में कितने जानवर हैं उसकी गिनती होती है, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर जो है जिसको हम हिजड़ा कहते हैं उनकी भी गिनती होती है। लेकिन इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं होती है और पिछड़ों की गिनती नहीं होने के साथ साथ उनके सारे अधिकार कैसे खत्म किए जाते हैं। आजादी का जो 75 साल बीत रहा है, संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि संवैधानिक अधिकार खत्म करने
करने के लिए 187 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है और आपके बीच में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। साथियों, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अगर कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। आज हमारे सामने जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, रेप, बलात्कार, आतंकवाद निर्माण हुआ है, ये परिणाम है, ये कोई कारण नहीं है। इसलिए करना वो परिणाम है क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं पता है। वर्तमान की माँ, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी काकी क्या कहती है, भैया प्लेट रख लिया। जब पढ़ के आता है तो हम ये नहीं पूछते हैं क्या पढ़ाया गया, बल्कि हम ये कहते हैं आज स्कूल में खाने में क्या मिला था। यहाँ तक पहले डिप्टी साहब आते थे, जब डिप्टी साहब आते थे तो सवाल जवाब होता था। अगर सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते थे तो डिप्टी साहब उस टीचर को सस्पेंड कर देते। आज की डेट में क्या है, आज बीएससी ऑफिस होती है, वहाँ से फोन कॉल आते हैं, आज सोमवार को आपके स्कूल में दाल चावल सब्जी बननी थी, आज वो सब्जी चावल बनी है कि नहीं? हाँ बनी है। अच्छा, आलू की सब्जी बननी थी, अच्छा आलू की सब्जी बनी है। अच्छा, उस सब्जी में कौन सा मसाला पड़ा है, राजेश मसाला पड़ा है या अशोक मसाला पड़ा है? ये सारी बातें पूछी जाती है, लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में कितना सिलेबस पढ़ाया गया ये बातें नहीं पूछी जाती हैं। क्यों नहीं पूछी जाती है, उसका बहुत बड़ा आपको एक कानूनी प्रक्रिया बताना चाहते हैं। 2009 में क्या हुआ, 2009 में राइट टू एजुकेशन नाम की पॉलिसी लाई गई। उस पॉलिसी को क्या किया गया, जब वो पॉलिसी समाज में लाई गई तो बड़े पैमाने पे प्राइवेट विद्यालयों को खुलना शुरू हो गया और प्राइवेट विद्यालयों के लिए 3 बहुत बड़ी पॉलिसी रखी गई। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको संक्षिप्त में काट के कुछ मेन और मौलिक बातें बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि चर्चा करेंगे तो दिन भर चला जाएगा। तो साथियों, 3 मौलिक बातें क्या रखी। पहला उसमें ये रखा कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा क्या उन्होंने रखा कि 25% हिस्सा हम गरीब बच्चों को देंगे। ये बहुत मौलिक बातें बता रहे, बहुत मार्जिन बातें हैं। 25% हिस्सा गरीब बच्चों को देंगे। अरे डेटान नाम के अर्थशास्त्री है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बातें समझनी चाहिए। ये सवाल भी पूछा जाएगा। डेटान नाम के अर्थशास्त्री है, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने कहा भारत में बहुत सारी चीजें महान है। अशोक महान सुना है, अकबर महान सुना है, सम्राट महान सुना है। भारत की एक चीज और महान है, उसको कहते हैं भारत की गरीबी, और गरीबी का कारण है जाति व्यवस्था। उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। डेटान नाम के अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या कहा, 25% हिस्सा गरीब बच्चों को देंगे। अरे जब गरीबी का कारण जाति व्यवस्था है तो 25% में कितना हिस्सा किस जाति को दोगे, ये भी तो बताओ भाई। 10% में हमारे मनवादी लोग खुद ही गरीब बन के बैठे हुए हैं, तो 10 तो वही लगे, 15 में क्या करने वाले हो भाई तुम? हमारा तो 85% समाज गरीब बना हुआ है। ये बहुत मार्जिन बातें आपको बता है। तीसरा क्या कहा, जो स्कूल यूनिवर्सिटी है जो ज्यादा पैसे लेंगी उनकी ग्रांट को हम रद्द कर देंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे आज हमारे लोगों के पास अगर 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं है तो आपका बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, आपका बच्चा वकील की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, आपका बच्चा इस देश में इंजीनियर की पढ़ाई नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, ये अभी सिलसिला चल ही रहा था, हमारे शिक्षा को खत्म करने का काम हो ही रहा था। इन लोगों ने फिर अभी जल्दी में 2020 में क्या लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें साथियों बहुत मौलिक चीजें कुछ आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा कि सरकार ने कहा 6% हम शिक्षा पर बजट खर्च करेंगे। अरे अभी तक 2009 का आपने 2.5 से 3% ही किया है, तो पहले तो पहला वाला पूरा कर लो, फिर दूसरा लागू करना, वही नहीं किया। दूसरा, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम फ्री में शिक्षा जो देंगे। ऑलरेडी आर्टिकल 21 में कहा गया है कि भारत के लोगों को जो शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, वो 6 साल तक के लेकर के 14 साल तक के लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे समाज के लोगों को ये कहा गया क्लास 5 से लेकर के जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ाई करेंगे और 8 तक जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये कंपलसरी कर दिया गया। एक बात बताइए, हम अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, कहने का मतलब हर राज्य का एक लोकल भाषा होता है। हमारे बच्चे अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं,
तो आपका बच्चा अमेरिका में फॉरेन का एजुकेशन ले पाएगा क्या? आपका बच्चा ग्लोबल लैंग्वेज सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। ये सबसे बड़ी हमारी घटना का इस नई एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा। साथियों, इतना ही नहीं, उसमें कहा गया संस्कृत को भाषा के रूप में, संस्कृत को कंपलसरी किया गया और संस्कृत पढ़ाई जाए कंपलसरी के रूप में। इसको अगर किसी ने सलाह दिया तो उसका उस संस्था का नाम जो था वो आरएस की संस्था थी, उसका नाम था भारतीय शिक्षा मंडल। उसने ये कहा कि हमारे लोगों को क्या किया जाए, हमारे लोगों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए। इतना ही नहीं, अब ये कहा गया आपके बच्चों को एजुकेशनल बेस पे नहीं बल्कि स्किल बेस पे पढ़ाया जाएगा। स्किल बेस आप समझते हैं कि आपको जिस जाति के हो उसी जाति का काम सिखाया जाएगा। अगर मान लिया जाए आपका बच्चा 5 से 8 साल की उम्र में उसको अगर कोई स्किल सिखा दी जाए, अगर उसको बाल काटना सिखाया जाए, उसको कारपेट बनाना सिखाया जाए, उसको इस देश में बिजनेस करना सिखाया जाए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या सरकार ने बाल कामगार पैदा करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है क्या? आपका बच्चा छोटा होगा, उसको लगेगा मैं पैसा कमा सकता हूँ, आपका बच्चा बड़ी पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यह सबसे बड़ा सत्यानाश किया। स्किल बेस से क्या हो जाएगा, हमारे समाज में बाल कामगार बड़े पैमाने पे पैदा होंगे। ये तो रही हमारे समाज में प्राइमरी एजुकेशन, हायर प्राइमरी एजुकेशन की बात। दूसरा आपको हायर की बात बताते हैं, जो पीजी और यूजी करने की बात है उसमें बताते हैं। अभी तक की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होगी। आपने पहले साल में किया तो आपको डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपने 2 साल का किया तो आपको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने 3 साल का किया तो आपको डिग्री दी जाएगी। आपने 4 साल का किया तो डिग्री विद रिसर्च का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आइए क्या कारण बताया कि हम ये 4 साल का इसलिए कर रहे हैं, हर साल में हम उनको प्रमाण पत्र इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साथियों क्या था, सरकार ने ये बात कही हमारे वो समाज के बच्चे हैं, वो गरीब है, वो 1 साल की पढ़ाई पढ़ने के बाद छोड़ देते। अगर हमारे समाज के बच्चे गरीब है, 1 साल की पढ़ाई पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो सवाल यहाँ गरीबी का है। तो एजुकेशन तो संविधान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में है कि आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, तो एजुकेशन को फ्री में कर दो ताकि कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़ने पाए। तो समाधान तो करोगे नहीं, केवल आप चर्चा करते रहोगे और मीठी मीठी बातों से हमारे लोगों का दिल खुश करते रहोगे। हमारे लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून उसमें दिया, कहा टॉप 10 विदेशी यूनिवर्सिटी को हम भारत में लाएंगे और लाके भारत में उस यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। इससे कितना बड़ा नुकसान है आपको समझाते हैं। अगर बड़े पैमाने पे विदेश की कंपनियां विदेश की यूनिवर्सिटी भारत में आके लगेंगी तो क्या वो अपने हाथ से जमीन लेके आने वाली है क्या? किस पे कब्जा करेंगी? क्या उचित समझाती को लोग अपना बंगला देंगे उनको? नहीं, हमारे और आपकी जमीन पे कब्जा किया जाएगा। जब हमारे आपकी जमीन पे कब्जा किया जाएगा तो बड़े पैमाने पे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहा, हम FDI लाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें क्या होगा, हमारा आपका सत्यानाश कैसे होगा वो आपको समझाते हैं। अगर बाहर से यूनिवर्सिटियां यहाँ पे आके लगाई गई तो हमारी आपकी जमीन पे कब्जा होगा। दूसरा, क्या आपके बेटे को या आपको पार्टनरशिप का मौका दिया जाएगा? नहीं। अगर आपको पार्टनरशिप का मौका नहीं दिया जाएगा तो तीसरा, क्या आपके बच्चे को उसमें नौकरी दी जाएगी क्या? चलिए, मैं एक बार क्या हुआ, इस अयोध्या के अंदर एक लॉ के स्टूडेंट से मुलाकात हुई। जो बच्चा लॉ का पढ़ाई कर रहा था उससे मेरी मुलाकात हुई। आज के 4-5 साल पहले की बात बता रही। उस बच्चे से मैंने पूछा, क्या आपको लगता है जो न्यायपालिका है उसका भी प्राइवेटकरण हो जाएगा? उसने कहा नहीं। कैसे होगा भाई? लॉ का स्टूडेंट, उसका वो पैशन है और उससे मैं ये सवाल करूं कि न्यायपालिका का निजीकरण होगा तो मेरे ऊपर तो भड़केगा ना भाई, स्वाभाविक सी बात हो, भड़क गया। बोला नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं साबित करूं? बोले कहिए। मैंने उनको बोला एक बात बताइए, जब विदेशी कंपनियां भारत में लाई जाएंगी तो क्या वो जमीनें लेके आएंगी? बोला नहीं। बोले फिर हम क्यों? उन्होंने क्या कहा? बोले अब हम भारत में आएंगे, भारत की सिक्योरिटी पे हमें विश्वास नहीं है। तो दूसरी बात, एक तो कंपनी आएगी, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी लेके आएगी। चलो उदाहरण के लिए मान लेते हैं 100 कंपनियां लेकर के आई, 100 सिक्योरिटी गार्ड लेके आई, तो पहले तो 100 बच्चा बेरोजगार हुआ। दूसरा, आपकी हमारी जमीन पे कब्जा करेंगे, आपको पार्टनरशिप का मौका देने वाले हैं? नहीं देने वाले हैं।
तो किसका नुकसान होने वाला है? आपका होने वाला है। अगर आप चाहते हैं देश का विकास हो, विकास का नारा आप देते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, हम एफडीआई का समर्थन करते हैं, लेकिन शर्त ये होगी पैसा तुम्हारा होगा, जमीन हमारी होगी। क्या होगा? पैसा तुम्हारा होगा, जमीन हमारी होगी। तुम भी बिजनेसमैन बन जाओगे, हम भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। भाई इन्वेस्टमेंट करो ना, बराबर की पार्टनरशिप करो। इसके बाद दूसरी हमारी शर्त क्या होगी? हमारे बच्चे को उसी कंपनी के पैसे से फॉरेन का एजुकेशन दिलाओ। तीसरा, हमारा बच्चा जब पढ़ करके आए तो जो एडमिन पैनल आपका होगा उसमें हमारे बच्चे को जगह दो। देखते हैं देश का विकास कैसे नहीं होता। होगा ना देश का विकास? तो देश का विकास करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आपको उदाहरण देके बताते हैं, साहू जी महाराज ने क्या किया था अपने जीवन काल में, इम्प्लीमेंटेशन कैसे, उदाहरण आपको बताते हैं। साहू जी महाराज ने क्या किया? एक गंगाधर कामले नाम के व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट का आदमी था, अछूत आदमी था, उसको कहा आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं, आप एक काम करो, आप चाय की दुकान खोलो। गंगाधर कामले ने कहा साहब मैं अछूत आदमी, मेरे हाथ की चाय कौन पिएगा? बोले अरे खोलो तो। उन्होंने उसको पैसे भी दिए और दुकान खुलवाया। इम्प्लीमेंट कैसे होता वो आपको बताते हैं। उन्होंने फिर क्या किया? उसी दुकान के सामने अपना चेयर लगाया, दुकान के सामने अपना चेयर लगाया, अपना सिंहासन लगाया और कहा जिस फरियादी को फाइल पे साइन करानी है, सारा फरियाद गंगाधर कामले की दुकान के सामने सुनी जाएगी। जब सब लोग फाइल लेके आए तो क्या बोलते थे साहू जी महाराज? पहले गंगाधर कामले के हाथ की बनी चाय को पियो, फिर आपकी फाइल पे साइन किया जाएगा। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन। सरकार ऐसी है जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं। जानते हैं क्या करती है? मीठी मीठी बातें करती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि हमारे लोग को डायबिटीज हो जाए। इतनी अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करती है कि हमारे लोग को डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, 2011 में जो केंद्र सरकार के में यूपीए के द्वारा उन लोगों ने जो गिनती की हुई थी जिसमें सोशल इकोनॉमिक सेंस किया हुआ था, उसमें साथियों 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने 2021 में कहा वो जो पैसे खर्च हुए थे, जो टाइम वेस्ट हुआ था, वो अनएथिकल था, वो अनरिजेक्टेड था, वो अनरिलायबल था, उसका कोई मान नहीं रखेंगे, दूसरा करेंगे नहीं और पहला लागू नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है साथियों कि पहला तो उन्होंने क्या कहा, हम आगे सोचेंगे। आगे कब सोचोगे? आपको जब अपना घर बनाना होता है तो क्या एक तरफ से घर गिरा देते हैं? पहले ये ध्यान रखते हैं आखिर हम अपनी बरसात में अपने छत के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर ले, फिर घर को बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे इन सरकारों ने क्या किया? ओबीसी का सत्यानाश किया। बहुत सारे कारनामे ओबीसी के साथ किए गए, लेकिन कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करती हूँ। साथियों साहू जी महाराज 1902 में जिन ओबीसी के लोगों को 50% का रिजर्वेशन देके गए थे, आज वही ओबीसी के लोगों को 27% में बांट के रखा गया है। एक बात आपको बताना चाहेंगे, जब 1953 में काका साहब कलनकर आयोग चल रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया हुआ था। उन्होंने कहा, यह 1953 की बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1953 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का जो संगठन है, यह समुद्र में चल रहे कछुए के समान है, ओबीसी के लोगों को इस पे बैठ जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने 1919 में अंतर जाति विवाह का भी प्रावधान डाला, 1920 में मजदूर प्रथा खत्म की, 1921 में छात्रवृत्ति लेकर के आए। इतना नहीं साथियों, 24-25 अप्रैल 1948 में इस उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बाबू गंगाराम मेमोरियल हॉल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए और ओबीसी के मंत्रिमंडल के लोग उनसे मिलने गए। जब उनसे मिलने गए उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। वो मंच पे बैठे हुए थे, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन पे वो मंच पे बैठे हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ओबीसी के लोगों ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार दिया है, आप साहू जी को मानते हैं, साहू जी की मसीहा मानते हैं, हम चाहते हैं हम ओबीसी का भी अधिकार आप बहाल करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मंच पे आकर के एक बात बोली। वो बात जानते हैं क्या बोली? उन्होंने कहा, जिस दिन ओबीसी 80 के लोग एक मंच पे आ जाएंगे, गोविंद वल्लभ पंत
जैसे लोग हमारे समाज के जूते का फीता खोलने का अवसर पाएंगे तो गर्व महसूस करेंगे। और आज क्या है, आपको लग रहा होगा मैं आपको इतिहास क्यों बता रही हूँ। हमारे लोगों को यही तो नहीं पता है कि आपके पुरखे ने क्या किया। आपका इतिहास गौरवशाली इतिहास है। अगर आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा भाई आपके बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जा रही है, वो कालबा है या काले संगत है। उस बच्चे से आपके अंदर संघर्ष आएगा, विरोध आएगा, या आपका बच्चा शांतिपूर्वक घर में रह जाएगा। वर्तमान की डिग्री की आपको बात बताए, हमारे लोग को लगता है हमने बहुत पढ़ाई की तो हम बहुत जानकार हो गए। अरे कुछ नहीं हुआ। बहुत पढ़ा लिखा होना और जागृति आना दोनों अलग बातें हैं। बहुत पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है, हमारे पास डिग्री का कलेक्शन है। उस डिग्री से हमने क्या किया, हमने नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया, हमने तैयारी की, हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने ज्वाइनिंग ली। उसके बाद हमने क्या किया, बीवी बच्चों के बीच में गए, उसके बाद बच्चों की शादी की, नाती पोता को खिलाया और फिर दुनिया छोड़ के चले। यहाँ तक आपकी डिग्री समझ में आ गई। रियली में अगर आप अपनी डिग्री का समाजीकरण करना चाहते हैं, अपनी डिग्री से ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, अपनी डिग्री का समाज में प्रयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जागृति का सबसे पहला सिद्धांत होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान। दूसरा होता है दुश्मन की क्या ताकत है, तीसरा होता है दोस्त की क्या ताकत है, चौथा होता है दुश्मन की क्या कमजोरी है, पांचवा होता है दोस्त की क्या कमजोरी है। जिन लोगों को 5 चीज की जानकारी होती है वह व्यक्ति जागृत कहा जाता है। आपको उदाहरण देके अगर बताए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के विद्वान आदमी थे जिनको अपना गुरु माना बुद्धा कबीर ज्योतिराव फूले। उनके पास डिग्री नहीं थी। आज डिग्रीधारी लोग जिसके पास डिग्री नहीं थी उस पर PhD करते हैं ना। साथियों, इतना ही नहीं, जिन साहू जी महाराज ने शिक्षा का बजट रखा और हर 1600 गांव में विद्यालय डाल दिए, उन्होंने क्या किया, 8 सितंबर 1913 को शिक्षा को कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा लागू किया। आज शिक्षा की क्या हालत है वो बात समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसलिए बात बताना चाहते हैं। साथियों, हमारे पुरखा ने हमें पैदा किया। एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ, मेरी बात को आप बुरा लगेगा उसके पहले आपसे माफी मांग लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आने वाले समय में मान सम्मान की जिंदगी जिए, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, DM, कलेक्टर बन करके इस समाज का भला करे, तो आप पुरुषों को, महिलाओं को घर में जानकारी देते हुए समाज में लेके आना पड़ेगा। पहला, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा, आपका बेटी आने वाले समय में मान सम्मान स्वाभिमान मिले, उसको डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, DM, कलेक्टर का दर्जा मिले और सम्मान से जी सके, तो आप पुरुषों को, अपने घर की महिलाओं को समाज में निकालना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप महिलाएं चाहती हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता आने वाले समय में या भी वर्तमान में सम्मान की जिंदगी जी पाए, मान सम्मान स्वाभिमान उसके पास रह पाए, उसको सारे अधिकार बहाल किए जाए, तो आपको स्वतः ये बात सोचनी पड़ेगी। भाई एक बात बताइए, गुलामी कोई एहसास कराता है क्या? हाँ, गुलामी एहसास की जाती है। हम एहसास नहीं करेंगे, आपको खुद एहसास करना पड़ेगा। क्या हमारे पुरखों को बताने गया था क्या कि तुम गुलाम हो? अरे नहीं, उन्होंने ये एहसास किया हमारे समाज का अधिकार जा रहा, हम क्या कर रहे हैं, तो हम महिलाओं को एहसास करना पड़ेगा। क्या वीरांगना फूलन देवी को कोई एहसास कराया था क्या? नहीं, बल्कि उनके साथ घटना घटी, उनको एहसास हुआ कि हमारे समाज के लोगों को क्या कहा जाता है। आपको बताते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे भैया बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया की शादी कर दो, जमाना बड़ा खराब है। कहते हैं ना, कहते हैं भैया बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया की शादी कर दो, जमाना बहुत खराब है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जमाना खराब है तो खराब कहने से ठीक हो जाएगा क्या? मैं यहाँ से गुड़ गुड़ कहूँगी, आपका मुंह मीठा हो जाएगा। मैं यहाँ से चीनी चीनी कहूँगी, आपका मुंह मीठा हो जाएगा। अरे चीनी खाना पड़ेगा तब मुंह मीठा होगा, गुड़ खाना पड़ेगा तब मुंह मीठा होगा। तो जमाना जिन लोगों ने खराब किया उन लोगों के विरोध में लड़ना होगा। कौन लड़ेगा? हमारे ऊपर घटना घट रही है, हम क्या सोचते हैं कोई मसीहा? अगर नहीं, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। तो आप महिलाओं से मेरा निवेदन है, आप महिलाओं को अपने बच्चों के अधिकार के लिए निकल के एक लड़ाई घर के अंदर आप लड़ती है, बच्चों को सुबह उठाती है, नहलाती है, खिलाती है, उसको स्कूल भेजती है। आज आपको निकल के समाज में जाना पड़ेगा और बच्चों के कानून की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। पहला,
पुरुषों को महिलाओं का सहयोग देना होगा, और दूसरा महिलाओं को स्वतः से आगे आना होगा, और तीसरा अगर आप दोनों यानी हम महिला पुरुष मिलकर के ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमें बच्चा पैदा करने पर विचार करना होगा। क्यों करना होगा? अरे हमारे पुरखा ने हमें पैदा किया, जिनके गले में हाडी, कमर में झाड़ू था, महिलाओं के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं था, जिस तालाब में कुत्ते और बिल्ली टट्टी करते थे वहाँ का पानी पीने का अधिकार नहीं था, मरे हुए जानवर का मांस हमारा ये समाज कुत्ते की तरह नोच करके खाता था। और आज उसी पुरखे ने क्या किया, 1848 से लेके 1956 108 साल का संघर्ष किया, तब हमारे गले में टाई और कमर में बेल्ट दिया ना। हमारी महिलाओं की शरीर साड़ियाँ दी, हमें कॉफी ना बिस्लरी का पानी पीते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई खाते हैं, लेकिन क्या जिन बच्चों को हमने पैदा किया उनको अधिकार मिल रहा है? साथियों, सबसे बड़ा जो पहलू होता है, महिला जो होती है वो अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। बच्चा स्कूल में बाद में पढ़ता है, पहले अपनी माँ से सीखता है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है, बहुत उल्लास होता है कि तथागत बुद्ध के समय में तक्षशिला, अवंती, विक्रमशिला, उज्जैनी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज के समय में 200 यूनिवर्सिटी जो टॉप क्वालिटी का एजुकेशन देती है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल ही नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं शिक्षा स्वाभिमान पैदा करती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं शिक्षा स्वाभिमान पैदा करती है। महाराष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले कहती है कि हमारे अंदर एक ही अज्ञानता है। वो क्या है? हमारे अंदर एक ही डर है, वो है हमारी अज्ञानता। जिस दिन अज्ञानता को हम निकाल देंगे वो डर हमारा हट जाएगा। तो वो डर हटाने के लिए जो अज्ञानता है वो ज्ञान आने के बाद ही अज्ञानता हटेगी। साथियों, इतना ही नहीं, साहू जी महाराज ने अपने राज्य में शिक्षा के लिए 1 लाख का जो बजट रखा था, मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं अपने जीवन में इकरा, जिसको शिक्षा बोलते हैं, उसका महत्व रखो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्हें बोला शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे समाज में प्रचार क्या किया गया है? मदिरा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शाम को हमारा समाज दारू पीता है, इसको शराब कहते हैं। शराब पीता है, खूब गुर्राता और सुबह बोल जाता है। नहीं होता है ना? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो समाज को शराब पीते और खूब दहाड़ते और सुबह भूल जाते हैं। आपके भूलने का परिणाम क्या हुआ? अगर आपने शिक्षा का दूध पिया होता, इस देश में जो LPG लाई गई, जो प्राइवेटीकरण हुआ, जिससे आपके बच्चों की शिक्षा ध्वस्त की गई, जिस प्राइमरी से पढ़ करके हमारे लोग डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर बनते थे, उसी प्राइमरी से हमारा बच्चा आज पढ़ करके चपरासी भी नहीं बनता। कि बनता है? नहीं बनता। यहाँ तक कि साथियों, मुझे याद है जब हम प्राइमरी विद्यालय से पढ़ करके आते थे, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है। उस समय हमारे घरों में, मैं एक बहुत ही मतलब पूर्व फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी थोड़ी बहुत हालात ठीक है। मेरा जन्म भले ही अम्बेडकर नगर में हुआ है, बट मेरी कर्मभूमि 2018 तक फैजाबाद रही है। अभी मेरा कार्यकाल जो चल रहा है वो लखनऊ के अंदर चल रहा है। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा अनुभव बताना चाहती हूँ। जब बचपन में प्राइमरी से पढ़ करके हम घर आते थे तो माँ उस चूल्हे की आग से, जो आग की रोशनी होती थी चूल्हे की, वहाँ कोयले से कोयला दे के वो बताओ क्या पढ़ाया गया, लिखो। हम उस चूल्हे की रोशनी से वहाँ लिखते थे। वो अनपढ़ माँ ये सवाल पूछती थी ना। आपने भी पूछा होगा, आपकी दादी अम्मा ने भी पूछा होगा। और आज क्या है? आज जैसे बच्चा तैयार होता है, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी काकी क्या कहती है? भैया प्लेट रख लिया। जब पढ़ के आता है तो हम ये नहीं पूछते हैं क्या पढ़ाया गया, बल्कि हम ये कहते हैं आज स्कूल में खाने में क्या मिला था। यहाँ तक पहले डिप्टी साहब आते थे। जब डिप्टी साहब आते थे तो सवाल जवाब होता था। अगर सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते थे तो डिप्टी साहब उस टीचर को सस्पेंड करते थे। आज की डेट में क्या है? आज BSc ऑफिस होती है, वहाँ से फोन कॉल आते हैं। आज सोमवार को आपके स्कूल में दाल चावल सब्जी बननी थी, आज वो सब्जी चावल बनी है कि नहीं? हाँ बनी है। अच्छा आलू की सब्जी बननी थी, अच्छा आलू की सब्जी बनी है। अच्छा उस सब्जी में कौन सा मसाला पड़ा है? राजेश मसाला पड़ा है या अशोक मसाला पड़ा है? ये सारी बातें पूछी जाती है, लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में कितना सिलेबस पढ़ाया गया ये बातें नहीं पूछी जाती है।
क्यों नहीं पूछी जाती है, उसका बहुत बड़ा आपको एक कानूनी प्रक्रिया बताना चाहते हैं। 2009 में क्या हुआ? 2009 में राइट टू एजुकेशन नाम की पॉलिसी लाई गई। उस पॉलिसी को क्या किया गया? जब वो पॉलिसी समाज में लाई गई तो बड़े पैमाने पे प्राइवेट विद्यालयों को खुलना शुरू हो गया और प्राइवेट विद्यालयों के लिए 3 बहुत बड़ी पॉलिसी रखी गई। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको संक्षिप्त में काट के कुछ मेन और मौलिक बातें बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि चर्चा करेंगे तो दिन भर चला जाएगा। तो साथियों, 3 मौलिक बातें क्या रखी? पहला उसमें ये रखा कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा क्या उन्होंने रखा कि 25% हिस्सा हम गरीब बच्चों को देंगे। ये बहुत मौलिक बातें बता रहे, बहुत मार्जिन बातें हैं। 25% हिस्सा गरीब बच्चों को देंगे। अरे डेटान नाम के अर्थशास्त्री है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बातें समझनी चाहिए। ये सवाल भी पूछा जाएगा। डेटान नाम के अर्थशास्त्री है, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने कहा भारत में बहुत सारी चीजें महान है। अशोक महान सुना है, अकबर महान सुना है, सम्राट महान सुना है। भारत की एक चीज और महान है, उसको कहते हैं भारत की गरीबी, और गरीबी का कारण है जाति व्यवस्था। उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। डेटान नाम के अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या कहा? 25% हिस्सा गरीब बच्चों को देंगे। अरे जब गरीबी का कारण जाति व्यवस्था है तो 25% में कितना हिस्सा किस जाति को दोगे, ये भी तो बताओ भाई। 10% में हमारे मनवादी लोग खुद ही गरीब बन के बैठे हुए हैं, तो 10 तो वही लगे, 15 में क्या करने वाले हो भाई तुम? हमारा तो 85% समाज गरीब बना हुआ है। ये बहुत मार्जिन बातें आपको बता रहे। तीसरा क्या कहा? जो स्कूल यूनिवर्सिटी है जो ज्यादा पैसे लेंगी उनकी ग्रांट को हम रद्द कर देंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे आज हमारे लोगों के पास अगर 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं है तो आपका बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, आपका बच्चा वकील की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, आपका बच्चा इस देश में इंजीनियर की पढ़ाई नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, ये अभी सिलसिला चल ही रहा था, हमारे शिक्षा को खत्म करने का काम हो ही रहा था। इन लोगों ने फिर अभी जल्दी में 2020 में क्या लाए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें साथियों बहुत मौलिक चीजें कुछ आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा कि सरकार ने कहा 6% हम शिक्षा पर बजट खर्च करेंगे। अरे अभी तक 2009 का आपने 2.5 से 3% ही किया है, तो पहले तो पहला वाला पूरा कर लो, फिर दूसरा लागू करना, वही नहीं किया। दूसरा, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम फ्री में शिक्षा जो देंगे। ऑलरेडी आर्टिकल 21 में कहा गया है कि भारत के लोगों को जो शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, वो 6 साल तक के लेकर के 14 साल तक के लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। साथियों, इतना ही नहीं, हमारे समाज के लोगों को ये कहा गया क्लास 5 से लेकर के जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ाई करेंगे और 8 तक जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये कंपलसरी कर दिया गया। एक बात बताइए, हम अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, कहने का मतलब हर राज्य का एक लोकल भाषा होता है। हमारे बच्चे अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, तमिल के लोग तमिल बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं। अगर इस भाषा में आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा अमेरिका में फॉरेन का एजुकेशन ले पाएगा क्या? आपका बच्चा ग्लोबल लैंग्वेज सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। ये सबसे बड़ी हमारी घटना का, इस नई एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा। साथियों, इतना ही नहीं, उसमें कहा गया संस्कृत को भाषा के रूप में, संस्कृत को कंपलसरी किया गया और संस्कृत पढ़ाई जाए कंपलसरी के रूप में। इसको अगर किसी ने सलाह दिया तो उसका उस संस्था का नाम जो था वो आरएस की संस्था थी, उसका नाम था भारतीय शिक्षा मंडल। उसने ये कहा कि हमारे लोगों को क्या किया जाए, हमारे लोगों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए। इतना ही नहीं, अब ये कहा गया आपके बच्चों को एजुकेशनल बेस पे नहीं बल्कि स्किल बेस पे पढ़ाया जाएगा। स्किल बेस आप समझते हैं कि आपको जिस जाति के हो उसी जाति का काम सिखाया जाएगा। अगर मान लिया जाए आपका बच्चा 5 से 8 साल की उम्र में उसको अगर कोई स्किल सिखा दी जाए, अगर उसको बाल काटना सिखाया जाए, उसको कारपेट बनाना सिखाया जाए, उसको इस देश में बिजनेस करना सिखाया जाए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या सरकार ने बाल कामगार पैदा करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है क्या? आपका बच्चा छोटा होगा, उसको लगेगा मैं पैसा
कमा सकता हूँ, आपका बच्चा बड़ी पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यह सबसे बड़ा सत्यानाश किया। स्किल बेस से क्या हो जाएगा, हमारे समाज में बाल कामगार बड़े पैमाने पे पैदा होंगे। ये तो रही हमारे समाज में प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की बात। दूसरा आपको हायर की बात बताते हैं, जो पीजी और यूजी करने की बात है उसमें बताते हैं। अभी तक की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होगी। आपने पहले साल में किया तो आपको डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपने 2 साल का किया तो आपको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने 3 साल का किया तो आपको डिग्री दी जाएगी। आपने 4 साल का किया तो डिग्री विद रिसर्च का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आइए क्या कारण बताया कि हम ये 4 साल का इसलिए कर रहे हैं, हर साल में हम उनको प्रमाण पत्र इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साथियों क्या था, सरकार ने ये बात कही हमारे उस समाज के बच्चे हैं, वो गरीब है, वो 1 साल की पढ़ाई पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। अगर हमारे समाज के बच्चे गरीब है, 1 साल की पढ़ाई पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो सवाल यहाँ गरीबी का है। तो एजुकेशन तो संविधान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में है कि आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, तो एजुकेशन को फ्री में कर दो ताकि कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़ने पाए। तो समाधान तो करोगे नहीं, केवल आप चर्चा करते रहोगे और मीठी मीठी बातों से हमारे लोगों का दिल खुश करते रहोगे। हमारे लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं। साथियों इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून उसमें दिया, कहा टॉप 10 विदेशी यूनिवर्सिटी को हम भारत में लाएंगे और लाके भारत में उस यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। इससे कितना बड़ा नुकसान है आपको समझाते हैं। अगर बड़े पैमाने पे विदेश की यूनिवर्सिटी भारत में आके लगेंगी तो क्या वो अपने यहाँ से जमीन लेके आने वाली है क्या? किस पे कब्जा करेंगी? क्या उचित समझाती को लोग अपना बंगला देंगे उनको? नहीं, हमारे और आपकी जमीन पे कब्जा किया जाएगा। जब हमारे आपकी जमीन पे कब्जा किया जाएगा तो बड़े पैमाने पे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहा, हम FDI लाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें क्या होगा, हमारा आपका सत्यानाश कैसे होगा वो आपको समझाते हैं। अगर बाहर से यूनिवर्सिटियां यहाँ पे आके लगाई गई तो हमारी आपकी जमीन पे कब्जा होगा। दूसरा, क्या आपके बेटे को या आपको पार्टनरशिप का मौका दिया जाएगा? नहीं। अगर आपको पार्टनरशिप का मौका नहीं दिया जाएगा तो तीसरा, क्या आपके बच्चे को उसमें नौकरी दी जाएगी क्या? चलिए, मैं एक बार क्या हुआ, इस अयोध्या के अंदर एक लॉ के स्टूडेंट से मुलाकात हुई। जो बच्चा लॉ का पढ़ाई कर रहा था उससे मेरी मुलाकात हुई। आज के 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस बच्चे से मैंने पूछा, क्या आपको लगता है जो न्यायपालिका है उसका भी प्राइवेटकरण हो जाएगा? उसने कहा नहीं। कैसे होगा भाई? लॉ का स्टूडेंट, उसका वो पैशन है और उससे मैं ये सवाल करूं कि न्यायपालिका का निजीकरण होगा तो मेरे ऊपर तो भड़केगा ना भाई, स्वाभाविक सी बात है, भड़क गया। बोला नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं साबित करूं? बोले कहिए। मैंने उनको बोला एक बात बताइए, जब विदेशी कंपनियां भारत में लाई जाएंगी तो क्या वो जमीनें लेके आएंगी? बोला नहीं। बोले फिर हम क्यों? उन्होंने क्या कहा? बोले अब हम भारत में आएंगे, भारत की सिक्योरिटी पे हमें विश्वास नहीं है। तो दूसरी बात, एक तो कंपनी आएगी, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी लेके आएगी। चलो उदाहरण के लिए मान लेते हैं 100 कंपनियां लेकर के आई, 100 सिक्योरिटी गार्ड लेके आई, तो पहले तो 100 बच्चा बेरोजगार हुआ। दूसरा, आपकी हमारी जमीन पे कब्जा करेंगे, आपको पार्टनरशिप का मौका देने वाले हैं? नहीं देने वाले हैं। तो किसका नुकसान होने वाला है? आपका होने वाला है। अगर आप चाहते हैं देश का विकास हो, विकास का नारा आप देते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, हम FDI का समर्थन करते हैं, लेकिन शर्त ये होगी पैसा तुम्हारा होगा, जमीन हमारी होगी। क्या होगा? पैसा तुम्हारा होगा, जमीन हमारी होगी। तुम भी बिजनेसमैन बन जाओगे, हम भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। भाई इन्वेस्टमेंट करो ना, बराबर की पार्टनरशिप करो। इसके बाद दूसरी हमारी शर्त क्या होगी? हमारे बच्चे को उसी कंपनी के पैसे से फॉरेन का एजुकेशन दिलाओ। तीसरा, हमारा बच्चा जब पढ़ करके आए तो जो एडमिन पैनल आपका होगा उसमें हमारे बच्चे को जगह दो। देखते हैं देश का विकास कैसे नहीं होता। होगा ना देश का विकास? तो देश का विकास करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आपको उदाहरण देके बताते हैं, साहू जी महाराज ने क्या किया था अपने जीवन काल में, इम्प्लीमेंटेशन कैसे, उदाहरण आपको बताते हैं। साहू जी महाराज ने क्या किया, एक गंगाधर कामले नाम के व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट का आदमी था, अछूत आदमी था, उसको कहा आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं, आप एक काम करो,
आप चाय की दुकान खोलो। गंगाधर कामले ने कहा साहब मैं अछूत आदमी, मेरे हाथ की चाय कौन पिएगा? बोले अरे खोलो तो। उन्होंने उसको पैसे भी दिए और दुकान खुलवाया। इम्प्लीमेंट कैसे होता वो आपको बताते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, उसी दुकान के सामने अपना चेयर लगाया, दुकान के सामने अपना चेयर लगाया, अपना सिंहासन लगाया और कहा जिस फरियादी को फाइल पे साइन करानी है सारा फरियाद गंगाधर कामले की दुकान के सामने सुनी जाएगी। जब सब लोग फाइल लेके आए तो क्या बोलते थे साहू जी महाराज, पहले गंगाधर कामले के हाथ की बनी चाय को पियो, फिर आपकी फाइल पे साइन किया जाएगा। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन। और आज क्या होता है, केवल बातें होती हैं और काम नहीं होता। साथियों इतनी तो मैंने जो बातें आपको बताई, जो आपको समझने के लिए थी उतनी बातें मैंने आपको बताई। बहुत सारी, वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उस पर चर्चा करने का मतलब बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ मौलिक बातें जो हमारे लोग तक जानी चाहिए थी, मैं वो बातें आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों इतना आपको सारी बातें तो उसने की, लेकिन जो भारत की आधी आबादी महिलाओं की है उसके लिए कोई प्लान नहीं किया, सबके लिए प्लान किया। इस देश में अगर इतिहास लिखा गया तो केवल पुरुषों का इतिहास लिखा गया, महिलाओं का इतिहास ही नहीं लिखा गया। जो कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस देश में संघर्ष किया है, इस देश की महिलाओं ने किया है। कैसे किया है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात आपको बताए, आप महिलाएं जो होती है देश की राजा महाराजा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी। मैं रानी की बात नहीं, राजा की बात कर रही हूँ। आज हमारी महिलाएं पूर्वांचल में गाना गाती है कि सोने की थाली में जवना परोसो, गाती है ना गाना, सोने की थाली में जवना परोसो। ये गाना जो हमारी महिलाएं गाती है, ये गाना आपने कहाँ से सुना? आपकी नानी ने गाया था। और नानी ने हमारी अपनी नानी से सुना रहा होगा। हम ये गाना सुनते आ रहे हैं कि सोने की थाली में जवना परोसो, और हम ये गाना गाते चले आ रहे हैं, आज भी गा रहे हैं। इतना नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में गाना गाते हैं, जहाँ डाल डाल सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज कर रही है क्या? तो हकीकत में सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे इस देश में सोने की थालियां हुआ करती थी, सोने का गिलास हुआ करता था। वो कब होता था? जब महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी, जब मातृ प्रधान देश था। आपको बहुत दूर नहीं लेके जाएंगे, 1947 में देश आजाद हुआ। 1946 में सोने का दाम 11 रुपया तोला था, जिसको कपास कहते हैं रुई, उसका दाम 15 रुपया कुंटल था। सोने से ज्यादा रुई का दाम था। 1950 में उसी सोने का दाम 15 रुपया तोला हो गया, वही कपास 18 रुपया कुंटल हो गया। 1955 में फिर उसी सोने का दाम 18 रुपया तोला हुआ, वही कपास 20 में चला गया। आज 2022 में क्या है? उसी सोने का दाम 60-70 हज़ार रुपया तोला चला गया है। उसी कपास और रुई का दाम 6,000 रुपया कुंटल चला गया। जिस देश की महिलाओं की व्यवस्था को पुष्पमित्र सिंह ने हिला दिया था, उस देश की महिलाओं ने हार नहीं मानी, उस देश की महिलाओं ने कृषि की खोज कर डाली। जब महिलाओं ने कृषि की खोज कर डाली तो देश के लोगों को लगा अगर महिलाएं फिर इस देश में प्रस्थापित हो गई तो क्या किया उन लोगों ने? षड्यंत्र क्या किया? आप महिलाओं की व्यवस्था को, मातृ प्रधान व्यवस्था को ऋषि व्यवस्था में बदला। यानी कृषि व्यवस्था जो महिलाओं ने निर्माण की थी उसको ऋषि व्यवस्था में बदला। और ऋषि कौन से पैदा किए? आसाराम बापू जो बलात्कारी है और बाबा रामदेव जो व्यापारी है। किया ना आपकी व्यवस्था को ध्वस्त। साथियों ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं, इस देश में आप आए दिन इस घटना सुनने को मिलता है। अभी जल्द की घटना है देवरिया का, अभी जब 2-4 दिन पहले की घटना देवरिया की है। सबसे खतरनाक घटना वो आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। हाथरस की घटना आपने सुना, आए दिन आप अखबार अगर उठा करके देखो 2-4 घटनाएं आपको मिल जाएंगी जो महिलाओं के ऊपर होती हैं। हर घटना में, हर अखबार में महिला का जिक्र होता है, उसके साथ शोषण किया जाता है, उसके साथ धर्म किया जाता है, उसका रेप बलात्कार किया जाता है, उसके साथ हिंसा की जाती है। लेकिन इस देश में क्या है? सबसे भयानक परिस्थिति है, सबसे भयानक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की है। महिलाओं के शोषण के मामले में क्या है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। एक बात आपको बताना चाहते हैं, एक मदर इंडिया नाम की पुस्तक है। मदर इंडिया पुस्तक में क्या हुआ? कैथरीन मेयो नाम की एक महिला है विदेश की, वो भारत को जब घूमने आई तो भारत की महिलाओं की व्यवस्था पे देखा और चर्चा करके उसने महिलाओं की दशा पे चर्चा किया। तो गांधी जी ने उनको जवाब दिया, हमारे देश के जो गांधी जी ने जवाब दिया कि क्या कैथरीन मेयो इस देश की महिलाओं, इस देश की गंदी महिला को देखने आई थी?
ये शब्द सुन के बड़ा पता लगता है क्या गांधी जी महिलाओं को गंदा मानते थे। इतना नहीं, मैं पिछले साल झारखंड के दौरे पे थी। 15 से 20 दिन का वो मेरा दौरा पूरे झारखंड में चला था। वहाँ कांग्रेस से एक नेता आए, उन्होंने कहा मैडम आपको पता नहीं है गांधी जी का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था महिलाओं को लेकर। मैंने कहा भाई साहब बताइए। उन्होंने कहा महिलाओं को लेकर जो आंदोलन चला था उसमें यह था कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने जब देखा महिलाओं के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कमर के ऊपर कपड़ा पहनना छोड़ दिया। मैंने उनको वही लॉजिक के बाद पे टोका, आप मुझे एक बात बताओ, कपड़ा किसी के कमर के ऊपर नहीं है, उसको देख के नंगा हो जाना कहाँ की इंसानियत है। अगर आपके गांधी जी ने ऐसा काम किया होता कि उस महिला के कमर के ऊपर कपड़ा पहनाने के लिए आंदोलन किया होता तो मैं उनको आज जरूर महापुरुष मानती, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। साथियों इतना ही नहीं, इस देश में हमारी महिलाओं को अगर देखा जाए, जिस वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो वीरांगना फूलन देवी ने हमारे समाज की महिलाओं को एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिया है, एक बहुत बड़ा अहम रोल किया है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को उस बात को समझना और जानना होगा, वो एहसास करना होगा, क्यों करना होगा। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं अगर आप चाहते हैं इस देश में सामाजिक न्याय आए, सामाजिक चेतना आए, सामाजिक विस्तार हो, तो आपको अपने घर का, अपने समाज का जो लीडरशिप है वो महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए। क्यों? एक महिला अपना घर संभालती है ना, आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो क्या एक बच्चे को ज़्यादा खिलाती, दूसरे बच्चे को कम खिलाती है? नहीं ना, दोनों बच्चों को बराबर का खिलाती है। अगर इक्वालिटी किसी से सीखनी है, समानता किसी से सीखना है तो महिलाओं से सीखना चाहिए। इसलिए बुद्धा ने कहा अगर इस देश में आप समानता स्थापित करना चाहते हैं, समानता सच में आपके व्यवहार में आनेगी, तो आपको अपने घर का जो लीडरशिप है, समाज का जो लीडरशिप है वो महिलाओं के हाथ में देनी चाहिए। मुझे पर्ची आई कि मैडम परमिशन का टाइम कम है, परमिशन हमें कम समय के लिए मिला है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि आपके परमिशन के समय जितना है मैं उसके 2 मिनट 5 मिनट पहले ही अपनी बात को ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि अनुशासन में रह करके मैं मेरी बात को रखना जानती हूँ। साथियों, जिसे हमें शिक्षा का अवसर मिला, आपको लगता है हमारी महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा ऐसे मिल गई? आपकी शिक्षा की कीमत एक 8 साल की बेटी ने चुकाया है, तब जाके आपको शिक्षा मिली। उदाहरण देके बताते, उस बेटी के कारनामे बताते। उस बेटी का नाम था बावली। महाराष्ट्र की वो बेटी थी। जब आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सोचा भारत की आधी आबादी महिलाओं को लेकर के आंदोलन करेंगे, सबसे पहला काम शिक्षा का उन्होंने सोचा कि शिक्षा देनी चाहिए। तो उस समय जब पहला विद्यालय खोला तो उस समय क्या था, बावली नाम की जो जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सहकारी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का एडमिशन कराया। उनकी बेटी क्या हुई, वो 8 साल की बेटी उस विद्यालय में पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ना चाह रही थी, यही ऊंची तत्सम जाति के लोगों ने, यही मनवादी लोगों को लगा अगर महिलाओं ने पढ़ाई सीख लिया, महिलाओं के अंदर शिक्षा आ गई तो सवाल पैदा करेगी और महिलाओं के सवाल का जवाब देना मर्दों की औकात नहीं होगी। इसीलिए मैं उस समय की बात कर रही हूँ, अभी कोई पुरुष बुरा नहीं मानेगा। उस समय की बात कर रही हूँ जब बड़े पैमाने पे हमारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, तो क्या हुआ, यही उचित तत्सम जाति के लोगों ने उस 8 साल की बेटी को लड्डू खिलाया। और लड्डू जानते हैं किसका था? कांच का, शीशे का लड्डू बना के उस बेटी को खिलाया। वो 8 साल की बेटी आपकी शिक्षा के लिए वो कांच का लड्डू खा के उसकी मृत्यु, तब जाके शिक्षा मिली। इतनी आसानी से हमें शिक्षा नहीं मिली। इतना नहीं साथियों, हमारे समाज के लोगों को मैं कुछ चंद बातों को बताने का प्रयास कर रही हूँ अपनी महिलाओं के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आज वीरांगना फूलन देवी जी के ऊपर रखा गया है, बहुत सारे आपको संगठन मिलेंगे, बहुत सारे आपको चर्चाएं मिलेंगी, बहुत सारे आपको कार्यक्रम मिलेंगे, लेकिन महिलाओं के टॉपिक पे बहुत कम बातें की जाती है। इसीलिए आपको महिलाओं के टॉपिक पर ही मैं जोर देने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों, इस देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए संविधान में अधिकार दिया गया। वो संविधान में जो अधिकार दिया गया, हिंदू कोड बिल नाम का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दिया, वो किसी जाति का बिल नहीं है, वो किसी विशेष वर्ग का बिल नहीं है, बल्कि भारत की समस्त महिलाओं के लिए वो बिल दिया गया जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। उस बिल को जब वो पारित करवाना चाह रहे थे, जिस भारत के संविधान को 1950 में पार्लियामेंट के अंदर ले लिया गया, उसी भारतीय के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी नियम लागू है, समानता का अधिकार भी लागू है। उसी इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल 1951 में जब लाना हुआ, 1951 में उनका पुतला यही मनवादी लोगों ने
दिल्ली के रामलीला मैदान में चढ़ाया। इतना ही नहीं, उस हिंदू कोड भी लोग को लेकर के हमारी अनपढ़ महिलाओं को सड़क पे उतार दिया। जब महिलाओं को सड़क पे उतार दिया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कि आप हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रही हैं? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है। हमारी महिलाएं बहुत पतिव्रता होती हैं, जितना पति कहता उतना ही करती हैं, है ना, ज़्यादा नहीं करती। साथियों, इतना ही नहीं, जब ये बात उन्होंने कही कि हमारे पति ने कहा, फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आपके पति ने आपको बताया इसमें कौन सा अधिकार है? महिलाओं ने कहा नहीं। बोले अच्छा क्या आप जानती इसमें कौन सा कानून है? महिलाओं ने कहा नहीं। बोले फिर आपके पति ने कौन सी समस्या खड़ी कर दी, आप इस बिल का विरोध कर रही है? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है अगर इस बिल का हम विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन ला के रखेंगे, और हम नहीं चाहते हमारी सौतन आए। कोई महिला नहीं चाहती उसकी सौतन आए, तो क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरे देश की महानाई को, अगर वो तुम्हारी सौतन लेके आएगा, इस बिल के अंदर मैंने तलाक की व्यवस्था लगाई है, तुम उस पति से तलाक लेना और महीने का खर्चा भी लेती रहना, ये इसमें कानून है। इतना नहीं, आपने देखा होगा पहले हमारी बेटियों की शादी पालने में हो जाती थी, बचपन में शादी हो जाती थी, उस बिल में दिया गया अब लड़की की उम्र 18 साल होगी, उसके बाद आप शादी करेंगे। पहले क्या होता था, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को सती होना पड़ता था। केवल पत्नी अकेले सती होती थी, पति कभी सता नहीं होता था। कल पत्नी के लिए बहुत सारे कानून। इतना ही नहीं, आज देश में क्या है, वर्तमान की परिस्थिति आपको बताएं, सारी इज्जत महिलाओं के पास रखी होती है। देश भर की इज्जत महिलाओं के पास है। क्या होगा, अगर महिला गलत कर दी, बेटी गलत किया तो पापा का, काका का, चाचा का, भाई का नाक कट जाएगा। बेटे ने क्या, छोड़ो बेटा है। आज वर्तमान की स्थिति है। तो केवल पत्नी सती होती थी, पति सता नहीं होता था। कानून बदला गया, कानून बनाया गया, नहीं अब पत्नी सती नहीं होगी, बल्कि क्या करेगी, पत्नी दूसरी शादी करेगी। अगर पति मर गया है तो पत्नी की उम्र बची है तो दूसरी शादी करेगी। इतना ही नहीं साथियों, जिन महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें भी आज डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार मिला। जिन महिलाओं का जन्म पाप योनि माना गया था, जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने का सामान माना गया था, ऐसी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का अधिकार दिया गया। जैसे आपकी बेटी की शादी हो जाए तो आपकी बेटी ससुराल जाए तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में, आपकी जमीन और जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, तभी आप अपने बेटे को सब दे सकते हैं, नहीं तो कानून है आपको अपनी बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। आप क्या देते हैं, कन्यादान देते हैं ना, सबसे बड़ा दान कन्यादान। आप लोग का भी कन्यादान हुआ है ना, बड़े पैमाने में कन्यादान हुआ। क्या देते हैं, हम कन्यादान करते हैं तो क्या न्याय मिलता है? अच्छा, कन्यादान जब कर देते हैं, आपके साथ, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो क्या रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है? नहीं। चलो मान लिया जाए रिपोर्ट लिखी गई तो क्या न्याय मिलता है? नहीं। न्याय के नाम पे बेटी की लाश घर चली जाती है, न्याय के नाम पे बेटी जिंदा जलाई जाती है, न्याय नहीं मिलता। उदाहरण देके बताते हैं क्यों। फॉर एग्जाम्पल साथियों, जैसे हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं तो क्या मांगने जाते? नहीं। अच्छा, मांगने गए तो क्या आपको वापस मिलता है? नहीं। अगर वापस नहीं मिला तो क्या रिपोर्ट थाने में लिखवाते हैं? नहीं। क्यों? आपकी ये मानसिकता बन ची गई है कि दान की हुई चीज़ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी का हमने दान कर दिया तो कौन सा अधिकार भाई? आपको काहे का कानून, आपको काहे को न्याय दिया जाएगा? तो बेटी को बराबर का अधिकार संविधान के अंदर है। इतना ही नहीं, भारत की समस्त महिलाओं को, भारत के समस्त पुरुषों को आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी बंदूक का अधिकार है, फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है। किसी को मिला क्या? नहीं मिला। अच्छा, मिला होता तो क्या होता, नहीं मिला तो क्या हुआ? अगर मिला होता, यहाँ बैठी हर महिला क्या होती, सैनिक होती। कैसे होती? खाना बनाना हमें आता था क्या? नहीं आता था, हमने सीखा। मोबाइल चलाना हमको आता था क्या? नहीं आता था, हमने सीखा। नहीं आता था, हमने सीख लिया। अगर हमें पता है ये लाइसेंसी हथियार हमारी रक्षा के लिए, तो क्या चलाना नहीं सीखेंगे क्या? सीखेंगे। और जब सीखेंगे तो सैनिक बनेंगे, और जब सैनिक बनेंगे तो क्या होगा, आपके घर के पास या आपके घर में कोई गुंडा मवाली आने की जरूरत नहीं करेगी। हमारी वीरांगना का आज इस जो बदतर हालत उस समय हुई थी वो ना हुई होती।
और गलती से अगर आ भी जाता उस बंदूक में क्या होती है, 6 गोलियां होती है। कितनी होती है, 6 गोलियां होती है। तो आप क्या करेंगे अगर आ गया और आपके साथ छेड़खानी किया? तो ज़्यादा नहीं करना है, सारी की सारी नहीं ठोकना। अब आखिर क्या करना मैं बोलना नहीं चाहती, अब समझदार लोग समझ जाएंगे। तो क्या होता, अगर आप सुरक्षित होती तो आपका बच्चा होता, वो भी सुरक्षित होगा। आपका बच्चा है तो आपका परिवार होगा, आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका समाज होगा, आपका समाज सुरक्षित होगा तो आपका देश सुरक्षित होगा। लेकिन आज क्या है, हमें केवल क्या कहा गया, आपके साथ कोई घटना घटे महिलाओं के लिए तो 1090 पे फ़ोन करना। आपकी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार जंगल झाड़ियों में होता है, वहाँ मोबाइल में नेटवर्क होता है क्या? चलो मान लिया जाए नेटवर्क नहीं होता है, और अगर मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, अगर फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार हमारी महिलाओं को मिल जाए तो इससे क्या होगा, वो मोबाइल का नेटवर्क काम करे या ना करे, वो बंदूक की गोली काम करे। तो साथियों, ये सारे अधिकार हमें इस भारत के संविधान के अंदर है, लेकिन संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, अभी भी संविधान का जो कानून है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। क्या कहा गया, आपके साथ अगर घटना घटेगी तब जाके आपको FIR रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि घटना ही ना घटे? आप ऐसा कानून बनाओ कि घटना ही ना घटे। साथियों, इतनी सारी जो बातें हैं, अगर आप चाहते हैं, वैसे मैं एक संगठन से बिलोंग करती हूँ, बहुजन फेडरेशन फॉर इक्वलिटी। मैं यूथ संगठन की नेशनल को कन्वीनर हूँ। आज मैं महिलाओं के टॉपिक की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ, इसलिए मुझे ये बात आपको बतानी पड़ रही है। जिन बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनको अगर हम लड़ना चाहते हैं, आपकी बेटी और बेटी की लड़ाई अगर हम लड़ना चाहते हैं, तो साथियों संगठित तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना ये सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता हमारी पीढ़ियों को बेच देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक चेतना आपके अंदर आए, तो सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता को समझना होगा और सबको एक आना होगा। जैसे आज का ये मंच रहा, बहुत सारे संगठन के लोग इस मंच पे आए, ये बहुत बड़ा मैसेज इस अयोध्या के अंदर गया है। तो संगठन में क्यों आना होगा, संगठन एक तरीके से संगठित क्यों होना होगा? आपको 2-4 एग्जाम्पल देती हूँ कि संगठन में शक्ति होती है। मेरी उंगली आपको दिख रही है, अगर उंगली से किसी को मारेंगे चोट लगेगी, और इससे मारा तो दांत भी टूट सकता है। तो ये क्या है, ताकत है, ये है संगठन। दूसरा, हमारे घर में झाड़ू होता है, हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू से क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। जब तक वो झाड़ू रस्सी से बंधी है तब तक घर का कचरा निकालती है, जैसे रस्सी से खुल जाती है खुद कचरा बन जाती है। तो क्या हम कचरा बनना पसंद करेंगे? नहीं। तीसरा, हम लोग अंगूर खरीदने जाते हैं मार्केट में, अंगूर का सीजन था तो अंगूर खरीदने मार्केट गए थे। कुछ अंगूर गुच्छे में रखे थे और कुछ टूट करके अलग रखे हुए थे। जो अंगूर गुच्छे में रखे हुए थे उनका दाम बड़ा ज़्यादा था, जो अंगूर अलग थे वो मीठे थे, फिर भी उनका दाम क्यों था, उनका दाम कम क्यों था? क्योंकि वो अलग थे। जो गुच्छे में थे वो खट्टे थे, फिर भी उनका ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वो संगठन में। एक और एग्जाम्पल देते हैं, बंदूक होती है, बंदूक और बंदूक की गोली होती है। जब तक बंदूक में गोली है, अगर बंदूक से गोली को निकाल दे और आपको मारा जाए तो क्या चोट लगेगी? नहीं। और बंदूक में गोली भर के मारा जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो अगर आपकी ओर गोली है, जब तक बंदूक जो संगठन के अंदर आप लोग नहीं आएंगे, संगठित तरीके से काम नहीं करेंगे, तो साथियों इस देश में हम असली मुकाम, असली हौसले और असली संविधान को लागू नहीं करा पाएंगे। एक एग्जाम्पल देके अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करती हूँ। हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कैसे की जा रही है, एक घटना बताती हूँ। एक बार एक शिकारी ने क्या किया, उस शिकारी ने मुर्गियों का सम्मेलन किया। शिकारी ने मुर्गियों का सम्मेलन किया और कहा, ऐ मुर्गियों तुम्हारी आज़ादी का दिन है। उन्होंने कहा, ऐ मुर्गियों तुम्हारी आज़ादी का दिन है, लेकिन तुम मुर्गियों को एक प्रस्ताव पारित करना है कि तुम मुर्गियों को किस मसाले में तला जाए। तो मुर्गियों को लगा अभी तक घर के मसाले में तले जाते थे, अब जापान के मसाले में तले जाएंगे। तो मुर्गियों का झुंड क्या बोला, एक झुंड ने कहा जापान से मंगाओ, एक ने कहा लंदन से मंगाओ, एक ने कहा अमेरिका से मंगाओ। जो मुर्गियों का नेता था बोला चुप, पहले काटेगा बाद में तलेगा। क्या करेगा, पहले काटेगा बाद में तलेगा। हम प्रस्ताव ये पारित करते हैं, हमें काटा ही ना जाए, तलने की बात खत्म हो जाए। ना ना ना, तुम्हारा काटा जाना तय हो चुका है, तुम्हें तलने का प्रस्ताव करना है। वैसे हमारे बहुजन समाज के लोगों, आपका मरना बीजेपी कांग्रेस ने तय
तय कर दिया है। आप बेरोजगारी से मरना चाहते हैं, भुखमरी से मरना चाहते हैं, बलात्कार आतंकवाद से मरना चाहते हैं, नक्सलवाद से मरना चाहते हैं, किससे मरना चाहते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये बिल पारित करके इनको दे दो, आपका मरना तय कर दिया। तो अगर मरना नहीं चाहते हैं तो संगठित तरीके से संगठनों के जाल को एक होना पड़ेगा। आपको एक मुद्दे के आधार पे एक होना पड़ेगा। अगर मुद्दे के आधार पे हम एक हो जाते हैं तो आने वाली लड़ाई बड़ी आसानी से हम लड़ सकते हैं। आने लड़ाई हम बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। उसको लड़ने के लिए साथियों हमें एक काम ये करना होगा। मैं कुछ चंद लाइन के साथ बात को ख़त्म कर दूंगी कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी। जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान अभी बाकी है। ऐ मुश्किलों अभी तो हमने चलना सीखा। ऐ मुश्किलों अभी तो हमने चलना सीखा है। अभी उड़ान बाकी है, असली मुकाम बाकी है। आप लोगों ने मुझे सुना, यहाँ समय दिया तो मिशन का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। प्रशासन ने हमें बहुत कम समय दिए हुए थे, कम क्या उनके अनुसार उन्हें समय दिया हुआ था। मैं समय के अंदर ही अपनी बात को रखने का प्रयास किया और आप लोगों ने मुझे सुना। सभी का धन्यवाद। पुनः हमें वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे सभी का अभिनंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी बात को यही ख़त्म करती हूँ। साथियों सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मोरनिवास। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर अमिताभ जी, बहुजन स्टूडेंट